हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के साथ। जैसा कि आप बैनर पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आज हम लोग जो 16 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसका एनालिसिस करेंगे। कैसा रहा, क्या लेवल था, क्या लेवल डिफिकल्टी था, सबको देखेंगे एक कंटिन्यू करते हुए। अगर पूरे एग्जाम को देखा जाए तो जो पूरा एग्जाम हुआ है यानी चारों सेक्शन को लेके, तो उस पूरे एग्जाम को हम लोग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। पूरे एग्जाम को हम लोग इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। कुछ सेक्शन बहुत इजी थे, एक आध सेक्शन ऐसा था जिसमें थोड़ी कठिनाई देखने को मिली। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम था, पूरा 100 मार्क्स का, उसको हम लोग इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे पहले मैं अपने सेक्शन की बात कर लूं। मैथ्स में तो जो मैथ्स का लेवल था वो बिल्कुल इजी लेवल आप बोल सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे गए, लेकिन पूरी मैथ्स को कवर किया गया है जो आपके सिलेबस में गिवन है। क्लियर। इसी तरह अगर रीजनिंग की बात की जाए तो इसे भी आप इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, 2-3 सवाल ऐसे थे जो टाइम लगाने वाले थे, बाकी सारे के सारे सवाल अच्छे लगे। हिंदी था, हिंदी भी इजी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हिंदी में सारी चीजें फिक्स होती हैं, तो बिल्कुल सटीक चीजें पूछी गई थी आपसे। हिंदी भी इजी में रखेंगे। केवल जीएस का पार्ट जो है उसको आप मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिली। बाकी जो 3 सेक्शन है उसे आप इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, और पूरा का पूरा जो एग्जाम है 100 मार्क्स का, उसे आप फाइनली इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैथ्स में आप 22 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो खिलाड़ी होगा वो पूरे 25 भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे 25 आउट ऑफ 25 करके आए, और जो हमने मैथ्स की सीरीज आपको प्रोवाइड की उसमें से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट देखने को मिले। अभी हम इसके सवालों को भी हल करेंगे और आपको दिखाएंगे। पिछली वीडियोस में जो हमने 12-13 लेक्चर के माध्यम से आपको सिखाया था, उसी से सवाल डायरेक्ट आपको पूछे गए। ठीक, इसी तरह रीजनिंग में भी आप 22 सवाल या 20 से 22 सवाल आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है वो और ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक, हिंदी भी आराम से आप 22 से 23, 22 से 24 सवाल सब लोग करके आ ही रहे हैं। हिंदी में बिल्कुल चीजें सटीक पूछी गई हैं आपसे, तो वहां पर हाई स्कोर बच्चे करके आ रहे हैं। जीएस का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला, यहाँ बच्चे 15 से 18 के बीच अटेम्प्ट अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है जो बच्चों के कुछ मैसेजेस, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर ओवरऑल स्कोर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जो ओवरऑल स्कोर की बात की जाए, तो अगर आपने 75 से 78 के बीच स्कोर किया है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सफिशिएंट स्कोर रहेगा, और यहां से आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आपने 75 के आसपास अटेम्प्ट किया है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, अगर आपने 75 से आसपास थोड़ा बहुत 2-4 नंबर, 2-3 नंबर हम लोग आगे पीछे ले सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। क्लियर बात। चलिए, अब ये तो हुआ पूरा एनालिसिस एग्जाम का। अब मैं अपने सेक्शन की बात कर लेता हूं, और मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखाऊंगा कि जो हमने पिछले 12 से 13 लेक्चर्स में गेन किया है, जो हमने आपको पढ़ाया है, वही सवाल हूबहू एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब आइए सवाल पे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूछा क्या गया है आपसे। अगर पूरे मैथ सेक्शन में देखा जाए तो जो परसेंटेज से सवाल पूछे गए हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको परसेंटेज से देखने को मिले। प्रॉफिट लॉस से अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट लॉस से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन, यहां से भी आपको 2 सवाल देखने को मिले। नंबर सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि हमने बात किया था, यहां से भी आपको 2 सवाल देखने को मिले। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी आपको 2 सवाल देखने को मिला है। इसमें से एक सवाल स्पीड टाइम डिस्टेंस का और एक सवाल आपको बोट एंड स्ट्रीम का देखने को मिला है। क्लियर बात। एलसीएम एचसीएफ से भी आपको 1 सवाल देखने को मिले। रेशियो प्रपोर्शन से 2 सवाल देखने को मिले। रेशियो प्रपोर्शन से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 सवाल देखने को मिले। किसी शिफ्ट में 3 सवाल भी देखने को मिले। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में
2 सवाल या किसी किसी शिफ्ट में 3 सवाल भी देखने को मिले। एक DI भी आपसे पूछा गया है। DI ये कंफर्म नहीं है कि किस टाइप का आया था, बट एक DI आपसे पूछा गया है जिसमें 3 क्वेश्चन के सेट आपसे पूछे गए। क्लियर? तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे गए, जिसमें से आप ध्यान से देखिए, आप अगर इस परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला दिया जाए तो यहाँ से 4, 2, 6 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो आप इन सब चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करके जाएंगे। इसका कल या आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो इन सब चीजों को ध्यान में रखें और इसी को रणनीति बनाते हुए अब आप पढ़ाई करें। क्लियर? अब आइए सवाल पे बात करते हैं कि क्या सवाल आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट आपने जो 12-13 लेक्चर्स फॉलो किए हैं वहां से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिले। ठीक, आइए देखिए पहला सवाल। पहले सवाल पे बात करते हैं। देखिए ये आया था आपको, बहुत ही आसान सवाल। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आया। मैंने बार बार कहा था स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो यूनिट चेंज करने के लिए आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान है, लेकिन आपसे पूछा गया। मैंने आपको बताया था किलोमीटर से मीटर में जाना है, छोटे वाले में जाना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर कर देना है और बड़ा वाला नंबर नीचे। 18 छक्का 108 और 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है? 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, आसान सवाल है, आपसे हो गया होगा। आइए और सवालों पे बात करते हैं। देखिए परसेंटेज का ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया था A का 20% इज इक्वल टू आपको दिया गया था B का 35%। A का 20% आपको दिया गया था, B के 35% के बराबर है, तो A और B का रेशियो क्या है ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान सवाल है। परसेंटेज दोनों तरफ दिख रहा है, काट सकते हैं। 5 से 4 बार काट सकते हैं, इसको 5 से 7 बार काट सकते हैं। तो A इंटू 4 इज इक्वल टू B इंटू 7। तो A और B का रेशियो पूछा था तो कितना आ जाएगा? 7:4। क्लियर? तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:4। ये सवाल भी आपसे प्रतिशत में पूछा गया। क्लियर बात? और क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। मेंसुरेशन से पूछा गया था। एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका परिमाप दिया है 36√3 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर गिवन है आपको 36√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना था। क्लियर है? अब आप देखिए समबाहु त्रिभुज, कई बार वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होता है? 3a हमारे अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 36√3। 3 से काटेंगे 12 बार, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकल के आने वाली है वो कितनी निकल के आने वाली है? 12√3। क्लियर? 12√3 अगर इसकी भुजा आ गई है तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। ए क्या है? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड, और इस साइड गिवन कितनी है? 12√3। तो स्क्वायर फॉर्म में है तो 2 बार। 4 से काट देंगे आप इसको 3 बार, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 36 तिया 108, और आगे एक √3 और है, तो निकल के कितना आने वाला है? 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अगर फार्मूला दिमाग में सेट है तो ये सवाल भी आपसे आसानी से हो जाए। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बढ़ेंगे तुरंत आगे की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे देखते हैं कि और सवाल क्या आपसे पूछेगा। देखिए और सवाल पूछे गए हैं इस टाइप के। इसको आप परसेंटेज भी बोल सकते हैं और इसको सिंप्लीफिकेशन में भी आप रख सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया। ये सवाल आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता दें। क्लियर है? कैसे करेंगे आपको पता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का करते हैं भाग। 12% कितना हो जाएगा? 12/100। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ये 250। 16% मतलब 16/100, और ये कितना है? 300। ये हो जाएगा 30% मतलब 30/100 और गुणा 40 प्लस क्वेश्चन मार्क। 0 0 यहाँ है, 0 0 यहाँ है, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 खत्म। ये 0 कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 से 5 बार और 2 छक 12। 6 पंचे यहाँ मिलेगा आपको 30, यहाँ मिलेगा 16 तिया 48, और यहाँ मिलेगा 4 तिया 12 प्लस क्वेश्चन मार्क। 48 30 जोड़ेंगे 78, और 78 में से 12 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 66, और 66 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? इसको आप परसेंटेज के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है? बस जरूरत यह है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर जाना है
तो ये बात आपको पता है कि 100 का डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड कहाँ किया जाता है, डिनोमिनेटर में यानी क्लियर। चलिए और देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए ये पूछा गया आपसे, आपको दिया गया था कि एक वस्तु को जब 1170 में बेचा जाता है तो 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा था कि अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। 1170 में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि अगर 2 बार कोई वस्तु बेची जाएगी तो आप डायरेक्ट फार्मूले पर भी जा सकते हैं। SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस है इज इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस। पहली बार कितने में बेचा भाई, 1170 में, तो 10% का घाटा हुआ, घाटे के लिए माइनस, तो 100 में से 10 गया 90। इधर चाहिए 100 10% का लाभ तो 110, और कितने में बेचा जाएगा यही निकालना है। 0 0 काट सकते हैं आप, 13 9 117, 13 गुणा 11 कर देंगे तो होता है 143, और आगे 0 लगा तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 1430 रुपए में आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। जिस टाइप के सवाल पूछे गए हैं उसी टाइप के सवालों पर आप ज्यादा फोकस करिए, जिससे कल या आने वाले दिनों में आपको फायदा हो सके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पार्टनरशिप से भी एक सवाल देखा गया है, कह रहा है ABC 3 लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5, 4 और 6। 3 व्यक्ति हैं ABC जिन्होंने कहीं पर निवेश किया है, किस अनुपात में, 5:4:6 के अनुपात में निवेश किया है। इनका प्रॉफिट दिया है एक निश्चित समय के बाद, इनका प्रॉफिट दिया है और वो दिया है 1800। प्रॉफिट दिया है 1800, टाइम नहीं दिया है, एक निश्चित समय बाद। वो निश्चित समय कितना है वो हमें नहीं पता। अब पूछ रहा था आपसे कि बी और सी के हिस्से में कितने का डिफरेंस है, बी और सी के लाभ में कितने का अंतर है। आसान सवाल है। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप के केस में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। जितना पैसा लगाओगे, जितने समय के लिए लगाओगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या बनेगा, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 5, 4 और 6। यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं किया, एक सर्टेन टाइम दिया है, लेकिन वो टाइम कितना है वो हमें पता नहीं है। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यानी जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो यानी 5, 4, 9, 9, 6, 15। हमारे अकॉर्डिंग 15 का प्रॉफिट और वहां दिया है 1800 का प्रॉफिट। आपको 15 पता है, 15 से 12 बार कटता है 180 और ये 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 120। कह रहा है बी और सी के लाभ में कितने का अंतर है, तो बी का है 4 और सी का है 6। तो दोनों में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 2 का अंतर, और 1 बराबर 120 है तो 2 बराबर कितने का अंतर आ जाएगा भाई, 240 रुपए का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर बात। तो बी और सी के लाभ में कितने का अंतर है, 240 रुपए का अंतर है, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी परीक्षा में देखे गए हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, आपसे सीआई से पूछा गया है। रेट आपको गिवन था 20% का, टाइम गिवन है 2 वर्ष का, सीआई दिया है 792 और आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। सीआई के साथ साथ जब क्वेश्चन में एसआई भी आएगा तो मैंने बताया आपको कि ट्री मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। नीचे वाला नंबर पकड़िए 5, टाइम जितना दिया है पावर में लगा दीजिए, तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25। और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हमेशा बनती है मूलधन यानी प्रिंसिपल। क्लियर बात इतनी। अब देखिए, अब इस पर मिलेगा आपको ब्याज। आपको पता है सीआई के केस में 2 वर्ष में 3 बार ब्याज मिलता है। 25 का 1/5 कितना होगा, 5। यहाँ 25 का 1/5 5, और इस सेकेंड ईयर के लिए इस पर सीआई मिलेगा तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। अब आपको सीआई दिया गया है 792, हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा सीआई है। 5 5 10 10 1 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू 792 दी गई। काट दीजिए, 11 7 77, 11 दूना 22, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 72। एसआई पूछा है। एसआई हमेशा क्या होता है, हर वर्ष जो बराबर होता है वही एसआई होता है। पहले वर्ष 5, दूसरे वर्ष 5, तो टोटल एसआई कितना आ गया, 10 यूनिट। टोटल एसआई कितना आ गया, 10 यूनिट। 1 यूनिट अगर 72 है तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 720 रुपए, और 720 आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। 2 वर्ष का 20% के रेट से अगर सीआई 792 है तो उसी पर जो एसआई निकल के आएगा वो 720 निकल के आएगा। आसान सवाल है ये। क्लियर। 2 वर्ष में 3 बार सीआई मिलता है, ये बात आपको कई बार बताई गई, ठीक। चलिए फटाफट नोट करिए और देखते हैं आगे क्या पूछा गया आपसे। चलिए अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, देखिए। एक सवाल एसआई का भी आया है। प्रिंसिपल गिवन था आपको 3000 रुपए,
रेट गिवन था 12% का और दिया है आपको ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 1080 और पूछ रहा था ऐसा कितने समय में संभव है, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1080, प्रिंसिपल है 3000, रेट है 12, टाइम निकालना है नीचे कितना 100, 0 0 ये खत्म, ये वाला 0 इससे खत्म, 12 3 36 और 36 3 कितना होता है 8। तो ऐसा कितने समय में पॉसिबल होगा भाई? 3 वर्ष में ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है, बस पढ़ना है और तुरंत जवाब देना है। ठीक है, चलो। और एक सवाल आपसे पूछा गया था इस टाइप का, दो नंबर्स हैं ए और बी, इनका योगफल दिया गया है आपके पास 20 और इनका जो गुणनफल है वो दिया गया है 91। दो नंबर हैं, उनका सम दिया गया है 20 और उनका मल्टीप्लिकेशन है 91। तो आपसे पूछा था इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे दो नंबर है ए और बी, तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। इसी का योगफल पूछा था, तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो ए बी आ जाएगा और ऊपर कितना बचेगा a + b। इसी की वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं करना है, योगफल आपको दिया गया है कितना 20 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल कितना है 91। सीधे से उत्तर निकल के आएगा 20/91। क्लियर है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिया है, बस चीजें आपको सेट होनी चाहिए। ए का व्युत्क्रम 1/a और बी का इनवर्स यानी व्युत्क्रम 1/b, दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो 20/91 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? इस टाइप के सवाल भी देखे गए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल इस टाइप का है, एज से भी पूछा गया है। एक साल पहले दो व्यक्ति हैं, हनी और पीयूष। हनी और पीयूष की जो एज है उसमें 2:3 का अनुपात है। एक साल पहले इनके एज में 2:3 का अनुपात है। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:5। तो कह रहा है कि पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। पीयूष की प्रेजेंट एज आपसे पूछा है, तो हमने आपको इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट बताया। ध्यान से देखिए, ये 2 3 दिया है, इधर 4 5 दिया है, इधर है हनी, इधर है पीयूष। ये बात है आपकी 1 साल पहले यानी 1 वर्ष पूर्व के लिए और ये है 5 वर्ष बाद के लिए। क्लियर? सबसे पहले बताया था अगर रेशियो से लगाना है तो टाइम का गैप देखते हैं, दोनों में कितने एज का गैप है, यहाँ 1 वर्ष का गैप, यहाँ 1 वर्ष का गैप। गैप अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गैप बराबर ना होता तो बराबर करना पड़ता। अभी देखिए हनी को देखा जाए अगर 2 से कितना हो गया 4, तो कितने यूनिट का चेंज आया 2 और इधर टोटल सब जोड़ दीजिए तो 5 1 6, 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर कितना 3। पीयूष का निकालना है, पीयूष इधर है, पीयूष 3 यूनिट, अगर 1 यूनिट 3 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी 1 साल पूर्व की बात है। तो 1 साल पूर्व ये कितने का था 9 साल का, तो वर्तमान उम्र इसकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 1 और जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने वर्ष का है ये 10 वर्ष का और 10 आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? रेशियो मेथड से जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे गैप ऑलरेडी बराबर था तो ये 2 से 4 हुआ यानी 2 का गैप और इधर दोनों का टाइम डिफरेंस देख लीजिए, ये 5 और ये 1, तो यानी टोटल कितने का गैप 6 का। 2 बराबर 6 तो 1 बराबर 3, तो यहाँ से 3 बराबर 9 आ जाएगा। लेकिन ये 9 कब का है 1 वर्ष पूर्व का, अगर 1 वर्ष पूर्व 9 का था तो आज कितने का हो जाएगा 10 का हो जाएगा और ये आपका सही जवाब है। क्लियर? एक सवाल इससे भी देखने को मिला था। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल ये था, रमेश 250 मीटर चौड़ी सड़क पे, 250 मीटर एक चौड़ी सड़क है, उस पर दौड़ रहा है और 75 सेकंड में उसको पार कर जाता है। 75 सेकंड में पार कर जाता है तो कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। बहुत आसान सवाल है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 250 मीटर, समय कितना लग रहा है 75, लेकिन इस हिसाब से आंसर निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड में आए, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे पूछा है तो किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। हल कर दीजिए, 5 से कटेगा ये 50 बार, 5 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार और 5 से कटेगा 2 बार। उधर गुणा करिए 6 और 2, 6 दूना 12, तो टोटल जो स्पीड इसकी निकल के आने वाली है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना समय लगने वाला, 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। बस प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए और कैलकुलेशन पर कमांड होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जो आपने 12-13 वीडियोस में सीखा था क्या यही सब नहीं था? बिल्कुल यही सब था।
आप अगर पीछे जाके देखें तो जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो सवाल आपने पहले भी करके रखे होंगे। क्लियर? आइए देखते हैं और क्या पूछा गया आपसे। ये पूछा गया है कुछ लड़के किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। लिख देते हैं, कुछ लड़के किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 30 दिनों में करते हैं। यदि 5 लड़के और आ जाए, यदि 5 लड़के और आ जाए, 5 लड़के और आ जाए तो काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो कह रहा था आपसे आरंभ में कितने लड़के थे। आरंभ में कितने लड़के थे। ठीक, आसान सवाल है। स्टार्टिंग में कितने काम कर रहे थे ये हमको नहीं पता, लेकिन 30 दिनों में कर रहे हैं। आपको पता है अगर व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या की बात होगी तो जो फार्मूला लगने वाला है, कंस लगने वाला है m1d1 = m2d2। कह रहा है कुछ लड़के, कितने हैं नहीं पता, 30 दिन में कर रहे थे। अब कह रहा है कि यदि 5 लड़के और आ जाए, पहले x काम कर रहे थे, 5 और आ जाएंगे तो अब कितने हो जाएंगे, x + 5। तो काम कह रहा है 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो 10 दिन में खत्म हो जाता है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए, 0 से 0 खत्म, 3x = x + 5। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और x की वैल्यू यहां से निकल के आने वाली है 5/2। 5/2 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि नंबर पूर्णांक में होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं डिजिट में कोई समस्या। कुछ लड़के किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 लड़के और आ जाएं, 5 लड़के और आ जाएं तो काम 10 दिनों में खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा गया था, अच्छा 10 दिन कम लगते हैं, ये दिया 10 दिनों में खत्म नहीं हो रहा है, 10 दिन और कम लग रहा है, 10 दिन कम लग रहा है, 10 दिन कम में खत्म हो जाता है। पहले कितने दिन में खत्म हो रहा था, 30 दिन में। अभी 10 दिन और कम लगेगा तो कितने दिन लगेंगे भाई, 20 दिन और लगेंगे। तो पूछ रहा है कि आरंभ में कितने लड़के थे। 0 0 खत्म, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 2x + 2 पंचे 10। तो 3x में से 2x गया, x = 10। और x ही ऐसा नंबर है जो स्टार्टिंग में क्या डिनोट कर रहा है कि कितने लोग काम कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में कितने लोग काम कर रहे थे भाई, 10 लोग काम कर रहे थे। ठीक, यही सवाल आपसे पूछा था। यहाँ कह रहा था कि अगर 5 लोग और आ जाते हैं तो 10 दिन कम लगता है। पहले 30 दिन लग रहा था, 10 दिन कम लगेगा तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो नंबर था वो व्यक्तियों का कितना था, 20 था। ठीक है, 10 था। क्लियर? ये सवाल भी पूछा गया था। और देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। देखिए ये पूछा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य ऐसे अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब कह रहा है कि अगर उस पर 2.5% यानी 12.5% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ का मतलब क्या है, ऐसे अंकित करता है कि 20% का लाभ, मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो वो उसे कितने में अंकित किया होगा, सॉरी देखिए 20% का लाभ होना चाहिए, ऐसे अंकित करना है। मतलब अगर वो चीज 100 की रही होगी तो वो कितना अंकित करेगा, 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 100 की चीज रही होगी तो कितना अंकित किया होगा, 120। आगे क्या कह रहा है, अब अगर उस पर 12.5% की छूट दे तो भी उसे कितना लाभ होगा ये निकालना होगा। ठीक, अब मान लीजिए 100 में खरीदा होगा तो उसने उस पर अंकित कितना करा है, 120। अब कह रहा है 12.5% का डिस्काउंट देता है तो 120 का 12.5% आप निकाल सकते हैं। 120 का 12.5% निकाल दीजिए, ये वाला 0 ये वाला 0 खत्म, 5 दूना 10 और ये कितनी बार जाएगा, 2.5 बार, और 2 से कटेगा 6 बार। 25 छक्का होता है 150, 150 का मतलब होता है 15। क्लियर बात, यानी अगर 120 की चीज है तो 15 रुपए का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में भाई, तो आप बोलोगे 105 में, 105 में बेचेगा। अब कह रहा है कि अगर 12.5% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट कितना होगा, खरीद के कितने में लाया था, 100 में, बेच कितने में रहा, 105 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 5% का लाभ आपको हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह के सवाल भी आए जो कि सीधे आपसे 100 से डील करने हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, केवल 100 को लगा देना है और 100 से ही उत्तर निकल कर आ जाए। क्लियर, चलिए और देखिए क्या पूछा है। एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है।
अंकित मूल्य दिया गया है आपको 80 रुपए, 2 डिस्काउंट है 5% पहला छूट भी 5% का है और दूसरा छूट भी कितने का है, 5% का है। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस बताना है। चाहे आप फार्मूले से चले जाइए, चाहे आप फ्रैक्शन से चले जाइए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी 20 की चीज पे 1 रुपए की छूट, तो कितने में बेचेगा, 19। 2 बार दिया है तो 2 बार लगाइए। 20 गुणा 20 कितना होता है, 400। 19 गुणा 19 कितना होता है, 361। यानी अगर 400 रुपए अंकित मूल्य रहा होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी भाई, 361। अब हमारे अकॉर्डिंग जो अंकित मूल्य है वो 400 है और इसकी जो रियल वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 80। 80 पंचे होता है 400, यानी 5 यूनिट अगर 1 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1/5। आपसे पूछा गया है कि कितना होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 361। अगर 1 यूनिट 1/5 है तो 361 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 361/5। हल कर देंगे, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा 11, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 72.2 रुपए। क्लियर। 72.2 जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वस्तु का। क्लियर है। फ्रैक्शन सबसे आसान है, तुरंत इसका उत्तर निकल कर आएगा। क्लियर है। इस तरह के सवाल आपने पिछली वीडियोस में कई बार किया है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले। देखते हैं और भी कुछ है क्या। डीआई किस टाइप का पूछा गया था वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, जैसे मिलेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सवाल देखते हैं क्या आ रहा है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, एक सवाल नंबर सिस्टम का था, बहुत अच्छा सवाल है। वो ये था कि पूछा है वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, शेष 3 बचता है और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, और 9 से संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो आपसे पूछ रहा था कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, वही संख्या निकालनी थी। आपको ऑप्शन भी गिवन था। ऑप्शन था आपके पास 843, 847, 1683, 1687। ये सवाल था आपके पास, ये सवाल भी आया हुआ। अब इसके 2 तरीके होते हैं, चाहे आप इसको पूरा लगा के दिखाइए और चाहे तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाइए और ऑप्शन से ही सवाल को हल करिए। वो जो नंबर होना चाहिए वो 5, 6, 7, 8 से पहली बार पूरा कटना चाहिए। सॉरी, 5, 6, 7, 8 से कटना नहीं चाहिए। अगर इससे भाग दें तो हर बार कितना शेषफल बचना चाहिए, 3। और अगर उसको 9 से भाग दे दिया जाए तो पूरा कट जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब चले पहले इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, 9 से कटने का नियम क्या होता है, अगर सारे नंबर को अलग अलग जोड़ दें तो जितना आता है, अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। अब इसको देखिए, 8, 4, 12, 3, 15, क्या 15 9 से कटता है, नहीं कटता है, इसका काम खत्म हो गया। इसको देखिए 8, 4, 12, 12, 7, 19, क्या 19 9 से कटता है, खत्म हो गई कहानी इसकी भी। इसको देखिए 6, 1, 7, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18 9 से कट जाता है, तो इस पर बात होगी। इसको देखिए 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 22, 22 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन जो है वो इतने आसान बनाए गए कि 9 से केवल एक ही संख्या कट रही है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको 5, 6, 7, 8 से भी भाग दे देंगे और देख लेंगे क्या 3 बच रहा है, लेकिन एग्जाम में आप केवल 9 से चेक करेंगे और अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाए। अगर देखिए 5 से इसको भाग दे दिया जाए तो देखिए 5 3 15, 1 बचेगा 8, 5 3 15, 3 बचेगा 3 और 5 6 30। देखिए शेषफल कितना आया, 3, और 3 चाहिए भी हमको। इसी तरह इसको अगर मैं 6 से भाग कर दूं, 6 दूना 12, 4 बचेगा 48, 6 थे 48, कट जाएगा 0 और ये 3 शेष बच जाएगा और 3 हमको चाहिए। ठीक है। इस तरह किसी एक संख्या से और भाग दे लीजिए, 8 से भाग दे देते हैं। चलिए 8 से 1683, 8 दूना 16 कट गया, 8 बचेगा, 8 का नाम 8 कट गया और शेषफल कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से भी आप ध्यान से देखिए, तो जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसको हम 1683 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये सब परीक्षा में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही आसान है। 1683 इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूरा कट रहा है, तो इसी को आगे करके बढ़ जाना है। ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप के सवाल भी परीक्षा में देखे जाएंगे जरूर, फिर से रिपीट होगा इस टाइप का सवाल फिर से। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है।
कह रहा था कि 33 सामान बेचने पर 11 के एसपी के बराबर हानि होती है। तो कह रहा था हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है। 33 सामान बेच रहे हैं हम लोग, तो बहुत कई बार मैंने आपको बताया था कितने सामान बेच रहे हैं 33, तो यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 33। 11 के बराबर घाटा हो रहा है, घाटे के केस में, लॉस के केस में सीपी हमेशा बड़ा होता है। कितने का घाटा हो रहा है 11 का, तो यानी सीपी कितना रखना पड़ेगा 44 में खरीद के 33 में बेचेंगे, तभी कितने का लॉस होगा 11 का। इसी को परसेंट में पूछा है, तो लॉस परसेंट निकालना है, नंबर में लॉस है 11 का, और लॉस किस पे होता है हमेशा सीपी पर। तो 11 चौक 44 और 100 से 4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25% का लॉस आपको हो जाएगा। क्लियर है? जो घाटा हो रहा है उसको अगर आप प्रतिशत में ले जाए तो वो कितना हो जाएगा 25% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का भी सवाल फिर से देखने को मिलेगा। इस तरह के सवालों की लैंग्वेज आप बिल्कुल सेट करके रखिए। क्लियर? फटाफट से नोट करते चलिए। देखिए एक सवाल ये भी पूछा गया था आपसे, 180 के सभी गुणनखंड बताने। 180 के सभी गुणनखंड, ठीक है, टोटल फैक्टर बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 180 के। 180 को अगर मैं फटाफट से इसके अगर प्राइम फैक्टर करूं अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आएगा 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1। इतनी चीजें हैं, लेकिन एक ऐसा इसका फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। इस तरह के फैक्टर में आपको केवल क्या मिला है अभी अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब मुझे इसके निकालने हैं टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए जितनी पावर आती है उसमें एक ऐड होता है, और जितनी पावर है सब में एक ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये भी 2 है तो 2 1 3, और ये 1 है तो 1 1 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2 और 3 3 9 9 दूना 18। यानी 180 के टोटल जो फैक्टर है वो कितने हैं 18 फैक्टर टोटल है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड या सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। इस तरह के सवाल परीक्षा में फिर से आएंगे। अभी आज के शिफ्ट में आपसे टोटल फैक्टर पूछा है, हो सकता है कल वाले शिफ्ट में पूछ ले सम भाजकों की संख्या बताइए, या विषम भाजकों की संख्या बताइए, या अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीख कर जाइएगा, आपने पीछे इसको भी पढ़ रखा है। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट करिए। चलिए एक सवाल और दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको भी करते हैं। देखिए ये कह रहा था कि 1 रुपए में 4 मैंगो सेल करता है, 4 मैंगो बेचता है, 1 रुपए के 4 आम बेचता है, तो उसे 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है अगर 1 रुपए में 3 मैंगो बेचे, 1 रुपए में 3 मैंगो बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये पूछा। क्लियर? कह रहा अगर 1 रुपए में 4 मैंगो बेच रहा था, 1 रुपए के 4 आम बेच रहे थे, तो 4% की हानि हो रही थी। अब अगर 1 रुपए के 3 आम बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये निकालना है। 2 बार कहीं भी बेचेगा। अभी ये इस टाइप का फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया है, SP1/100 प्लस माइनस ए = SP2/100 प्लस माइनस बी। लेकिन बात यहाँ पर ये कि यहाँ 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं 4 मैंगो। अगर 1 रुपए में 4 मैंगो मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका रेट। ये क्या है रेट। रेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। रेट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जितने रुपए होते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं, और उस रुपए में जितनी मात्रा मिल रही है उसको रखते हैं नीचे। अगर 1 रुपए में 4 आम मिल रहे हैं, तो अगर इसका रेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 1/4। रुपया ऊपर लिखते हैं, उस रुपए में कितनी मात्रा मिल रही है उसको रखते हैं नीचे, तो वो बन जाएगा रेट। 1 रुपए में 4 बेच रहे हैं तो रेट कैसे लिखेंगे 1/4। और ये हो क्या रहा था 4% का घाटा, तो 100 में से 4 घटाइए आएगा 96। इधर कह रहा है अगर 1 रुपए में 3 बेचे तो एसपी इसका रेट कितना हो जाएगा 1/3, और पूछ रहा है कितने % का लाभ होगा, तो प्लस में लेकर चलना है, उसी बी की वैल्यू बताना। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ये है तो इसके नीचे आ जाएगा 4 × 96, और ये क्या आ जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 300, या 3 ही रहने दीजिए कट जाएगा। देखिए 1/3 100 प्लस बी कर देना।
3 से कट रहा है ये 96 32 बार, 32 से ऊपर कितना होता है भाई, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128, और ये आ रहा है 100 प्लस। क्लियर है? चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 128, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 में से 100 घटा देंगे तो 28% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अगर 1 रुपए के 4 आम बेच रहे थे तो अगर 4% का घाटा हो रहा था तो वही अब 1 रुपए में 3 आम बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा कितने परसेंट का, 28% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिले थे, जितने सवाल हमें मिल पाए उतने हमने आपसे डिस्कस किए। ठीक है? इसी तरह के इसी बिल्कुल स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपसे सवाल आपसे पूछे। क्लियर है? डीआई किस टाइप का आया था वो कंफर्म नहीं हो पाया, जैसे ही कंफर्म होगा कल परसों 2-3 दिन को मिला करके एक और अच्छा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और पूरे 3-4 दिनों का कितने टाइप के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं, सारे सवालों को लेकर के फिर से हाजिर होंगे। ठीक है? तो इस टाइप के जो सवाल पूछे गए उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा और इसी टाइप पे और प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनको फायदा मिल सके। ठीक है? तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है? मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।